हिंदुत्व पर कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुत्व पॉलिटिकल एजेंडा है और अंग्रेजी में राहुल जी बोलते हैं हिंदुइज्म। तो हमने उसमें बगैर राहुल का नाम लिए लिखा है कि जो हिंदुइज्म है वो गलत शब्द है। ये शब्द उचित है ही नहीं, प्रयोग में लाने लायक नहीं। तो ये जो इस्लाम क्या है, ये कोई धर्म नहीं है, मजहब है। मजहब है। मजहब की अपनी क्वालिटीज हैं, अच्छाइयाँ हैं। बहस उनके यहाँ है नहीं, होती तो अच्छा होता। जो हमेशा रहता है सभी कालों में, जिस पर काल का असर नहीं पड़ता, जो बियॉन्ड टाइम है, जहाँ पर समय की सत्ता है ही नहीं, वो सनातन है। हिंदू होना एक प्रकृति है, स्वभाव है हमारा। जो जिज्ञास हो हिंदू है। और मुस्लिम होना नहीं, मुस्लिम होना प्रकृति नहीं, उनके यहाँ तो आदेश है ना। भगवान ने हुक्म दिया है कि बात मानो, अल्लाह ने। हाँ। मुलायम सिंह जी निकल रहे थे, मैं नीचे बस पहुंचा ही था लिफ्ट के पास। तो उनका तो उदास हो, बुखार लग रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो कहने लगे देखो यहाँ इलाज ना हो रहा हो तो लंदन चले जाओ। लंदन चले जाओ? हाँ, और रुपया मैं भिजवा रहा हूँ शाम तक। तो एक तरीका था काम करने का। और मुलायम सिंह जी उन दिनों अटल जी की बहुत निंदा कर रहे थे, पुरानी बात। तो लोगों ने कहा कि हम भी शुरू हो जाएं क्या मुलायम सिंह के खिलाफ। अच्छा। अटल जी से पूछा यहाँ के भाजपा के नेताओं ने, मैं भी उसमें एक था, तो कि हम भी शुरू हो जाएं। अटल जी ने कहा यार क्या है, उनकी महफिलों में हमारी चर्चा है, तुम क्यों चलते हो। तो कह रहे पंडित जी बधाई आपको, अब तो आप कल सवेरे छूट रहे हैं और आपकी सरकार बनने जा रही है। तो हमने कहा 5 मिनट में अबे से मान्यवर में हो गया। और ये भाषण दे रहे थे कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाए, चल के दिल्ली से सब लोग दिल्ली चलो, इंदिरा गांधी की हत्या कर दो, ये मुकदमा था। तो उन नेताओं ने कहा कि लिखते तो यार हम भी, लेकिन हमारे पास समय नहीं। तो हमने कहा कि हमको मानते हो कि हमारे पास सब समझले हैं कि भारत ही दुनिया में ऐसा देश है जहाँ के पंथ में, विचार में, संस्कृति में, प्रीत में, रीत में जिज्ञासा ही जिज्ञासा भरी हुई है। और उसी से सृजन होता है, उसी से ध्वंस होता है, उसी से व्यक्ति पराक्रमी बनता है, उसी से व्यक्ति योग्य बनता है, उसी से विद्वान बनता है। जितने आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटीज हैं उनके उस पॉइंट की जांच करनी चाहिए। मैं गेट से निकल रहा था, तो वही जेल के गेट पर फिर पकड़ लिया गया मुझे। कहा दीक्षित जी उस अखबार में लिखते हैं जहाँ हम लोगों को पहुँचना ही। निकल के बाद तो अटल जी ने ताली बजाई, कहा वो दीक्षित जी गई कुर्सी ना, कुर्सी पकड़ना सीखो, इसीलिए पूर्वा से हार जाते हो। दोस्तों नमस्कार, डीएनएम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। डीएनएम पॉडकास्ट में आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, 6 बार के एमएलए भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर भी। जी हाँ, आज के हमारे खास मेहमान हैं हृदय नारायण दीक्षित जी। हृदय नारायण दीक्षित को अभी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दीक्षित जी जब बोलते हैं, दीक्षित जी जब लिखते हैं तो लोग उनको पढ़ते हैं। हृदय नारायण दीक्षित छात्र जीवन से ही एक तरीके से पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार उनको टिकट नहीं देती है तो वो निर्दल चुनाव जीत जाते हैं। आज हम उनसे पॉलिटिक्स के साथ साथ पत्रकार और लेखक के तौर पर भी हम बात करेंगे। हृदय नारायण दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत डीएनएम पॉडकास्ट में स्वागत है। हम सबसे पहला आपसे सवाल ये लेंगे, 6 बार एमएलए रहे और 1 बार एमएलसी रहे, जिला परिषद के सदस्य भी रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। बड़ा लंबा आपका राजनीतिक अनुभव है। जब आपने राजनीति शुरू करी, जिला पंचायत सदस्य पहली बार आप जीते और दूसरी बार आप निर्दल एमएलए जीते, पहली बार मतलब जिला पंचायत सदस्य के बाद, उस समय का माहौल क्या था पॉलिटिकल? किस तरीके से पॉलिटिक्स को लोग देखते थे? मुझे स्मरण आता है कि 1968 या 70 के बीच मैंने पहली बार भारतीय जनसंघ को देखा और चुनाव में हमने कांग्रेस के नेताओं के भाषण भी सुने। तब मैं छात्र था
ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों में मैं पढ़ा हूँ। तो छात्र जीवन के दौरान चुनाव में भिन्न भिन्न दलों के घोषणा पत्र पढ़ने को मिले, चुनाव प्रचार में उनके भाषण सुनने को मिले। धीरे धीरे उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता चला गया। अब हम इसे अवबोध कहें कि सबोध कहें, भिन्न भिन्न दलों के पत्रक पढ़ते हुए मेरे मन में भारतीय जनसंघ के प्रति आस्था बढ़ी और कांग्रेस के प्रति विरोध। तब तक इन दोनों बातों के लिए मेरे पास उस समय तर्क नहीं थे। इंटरमीडिएट के पढ़ाई के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। तो उस कार्यक्रम को देखकर मेरे मन में डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति आदर भाव बढ़ गया। फिर एक बड़ी कांग्रेस की मीटिंग थी, उसको देखा हमने, तो उसमें गांधी जी के प्रति हमारे मन में बड़ा आदर भाव पैदा हो गया। तो सभी विचारधाराओं को देखते हुए और समझने का प्रयास करते हुए, समझ तो नहीं पाया उस समय, मैं आगे काम करता चला गया। मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ। हमारे पिताजी के पास 2-2.5 बीघे खेती थी और मैं अकेला हूँ, भाई बहन कोई नहीं। तो माता पिता ने हमको पाला पोसा और मैं पढ़ाई के लिए शहर गया। पढ़ाई के दौरान ही मेरा संबंध संघ से आया और भारतीय जनसंघ को मैं पहले ही अच्छा मानता था। और फिर विद्यार्थी परिषद में काम करने का मौका मिला जिले में, और धीरे धीरे मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हो गया। उन्हीं दिनों मेरे मन में ये भाव पैदा हुआ कि अखबारों में कुछ लिखना पढ़ना चाहिए। पत्रकार उसी दौर मतलब पहले नेता बने, कार्यकर्ता बने राजनीतिक, उसके बाद पत्रकारिता की तरफ रुख किए? नहीं, राजनीतिक कार्यकर्ता की दिलचस्पी स्वाभाविक ही पत्रकारिता की तरफ होती है। और कई बड़े राजनेताओं को मैं जानता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उनके साथ जब भी गपशप हुई, कई बार हुई, कुछ निकट भी हैं हमारे, लेकिन बड़े नेता हैं सब। तो हमारे लिखने पर चर्चा हो गई। मान लीजिए दुखनंदन जी आ गए उसी मीटिंग में, कह रहे दीक्षित जी बैठे हैं, दीक्षित जी तो बहुत लिखते पढ़ते हैं। तो उन नेताओं ने कहा कि लिखते तो यार हम भी, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। तो हमने कहा कि हमको मानते हो कि मेरे पास सब निठल्ले हैं। तो छपे शब्द देखकर अखबार में, उसमें अपना नाम देखकर, अपना फोटो देखकर प्रसन्नता होती है। कौन नहीं पसंद होता? हाँ। चाहे जितना उदास हो राजनीतिक कार्यकर्ता, हताश बैठा हो और टेलीविजन के लोग पहुंच जाएं उसके घर, तो तुरंत उत्साहित हो जाएगा, उत्साहित हो जाता है, प्रफुल्ल हो मन से स्वागत करता है, बैठाता है सबको। यही बात मेरे मन में भी रही होगी बचपन में। मेरे मन में भी था कि मैं इस तरह से पढ़ाई करूं अपनी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरा नाम हो। लेकिन नियति को जो दूसरा कुछ मंजूर था वो हुआ। और तो अखबारों के दफ्तरों में कैसे आपका रिश्ता बना अखबारों से, क्योंकि आप शुरू से लिखते रहे? जिस महाविद्यालय में मैं पढ़ता था, रास्ते में अखबारों के दफ्तर थे। उन्नाव में? उन्नाव में। और स्थानीय अखबारों के भी दफ्तर थे और बड़े अखबारों के भी संवाददाताओं के कार्यालय थे। वो रास्ते में पड़ता था तो आना जाना रोज होता था एक ही रास्ते से। तो धीरे धीरे उनसे नमस्ते होने लगा, परिचय होने लगा। और किसी ने हमको डांटा नहीं, सबने गार्जियनशिप दी, खूब स्नेह दिया, खूब प्यार दिया और अपने अखबार में हमको जगह भी दी। फिर एक बार दैनिक जागरण ने जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की और अखबार में एक विज्ञापन छपा कि लेख आमंत्रित किए जाते हैं, जिले की समस्याओं को लेकर आप लेख लिखें और जो प्रथम आएगा उसको 101 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। सेकंड वाले को पुरस्कार था, बाकी लोगों के लेख छापे जाएंगे। मैंने बहुत पूरी रात जागकर परिश्रम पूर्वक तैयार किया लेख उन्नाव जिले की समस्या पर। वो लेख प्रथम आ गया, मुझे 101 रुपया का पुरस्कार ही मिल गया। और लेख छपा भी? लेख छपा भी। मैं गदगद हुआ। और हमारे पास, हमारे घर में या मैं किसी घर जाता था तो वो लिए रहता था वही अपना लेख और दिखाता था। मैं सबको दिखाता था और प्रसन्न होता था। फिर आकर्षण बढ़ता चला गया।
और चूँकि जाने अनजाने में हमारे परिवार में आज भी मैं अध्ययन करता हूँ बहुत गहराई से, तो जाने अनजाने मैं समाज व्यवस्था का विरोधी हो गया। जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, अनजाने में कोई हमारे साथ कोई घटना नहीं घटित हुई, ना कोई पॉलिटिकल कैरियर के रूप में हमने इस व्यवस्था का विरोध शुरू किया। अनजाने में ही लगता था कि कुछ लोग ज़मीन में बैठ रहे हैं नीचे, कुछ लोग ऊपर बैठ रहे हैं, और बड़ा शोषण है, बड़ा अत्याचार है, बड़ा उत्पीड़न है। तो इसको लेकर हम ग्रेजुएशन की पढ़ाई के समय से ही आंदोलन करते रहे, बराबरी को लेकर के। और उन आंदोलनों का परिणाम ये हुआ कि जब मैं पढ़ाई करके लौटा अपने गांव, प्रतीक्षा कर रहा था कहीं नौकरी मिल जाएगी, तो उन्हीं दिनों जब कोई कार्यक्रम राजनीतिक या सामाजिक होते थे तो बड़ी जातियां हमको मजाक बनाती थी हमारा। हाँ, क्योंकि आप सबकी बराबरी की बात करते थे, अन्य जो छोटी जातियां थे उनको, मतलब सारी जातियों को आप एक तरह से देखते थे। तो काफ़ी मजाक बनाया गया और चुनाव में भी हमको कई बार घाटा हुआ इसका। चुनाव में जहाँ कहीं वो बातें पुरानी वाली दोहराई जाती थी कि तो सीधे गए और उन्हीं घर बैठे, उन्हीं घर चाय पिए, उन्हीं का हाल चाल लिए लौट गए। तो ऐसा हुआ, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। और जो लोग ऐसा आलोचना करते थे हमारी, तो उनके प्रति भी हमारे मन में कोई द्वेष भाव नहीं है। उनका अपना दृष्टिकोण था, हमारा अपना। लेकिन इसी के साथ मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि क्या इस संसार को कोई चलाता है दूसरा, जो प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है कोई क्या? क्योंकि जो दलित और अनुसूचित जातियों के परिवार हैं उनके साथ छुआछूत का भेदभाव था। तो जब मैं बुजुर्गों से पूछता था कि ये भेदभाव क्यों है, उस समय ज़्यादा रहा होगा, ज़्यादा था, तो बुजुर्ग बताते थे कि सब भगवान की कृपा है। तो मुझे भगवान शब्द के प्रति इतना आकर्षण हुआ कि उसके लिए मैं, जैसे ही हमारी पढ़ाई चल रही थी, बीए में पास कर गया था, तो मैं तत्वज्ञान की किताबें पढ़ने लगा। फिर मैं लाइब्रेरी गया, फिर मैंने उपनिषद शुरू किए, फिर मैंने गीता पढ़ डाली, फिर दुनिया के अन्य विचारकों का पढ़ना शुरू कर दिया हमने। फिर यूनानी दर्शन पूरा पढ़ डाला हमने, फिर जो आधुनिक दर्शन है वो मैंने पूरा पढ़ डाला, फिर यहाँ के सारे उपनिषद पढ़ डाले, फिर यहाँ के 8 दर्शन पढ़ डाले, बौद्ध पढ़ा, जैन पढ़ा, वेदांत पढ़ा, सांख्य पढ़ा, योग पढ़ा, मीमांसा पढ़ी, पूर्व मीमांसा पढ़ी। और बस मेरे मन में जिज्ञासा ऐसी कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो कुछ लोगों को ज़मीन में बैठाती है, कुछ लोगों को ऊपर बैठाती है। तो प्रत्यक्ष लोग रूप से वह लोग दोषी हैं कि कोई अप्रत्यक्ष सत्ता है जो इस संसार को चलाती है? हाँ, वो दोषी है। हाँ, तो हमारी जो पढ़ाई है ज़्यादा, उसका कारण तो जिज्ञासा है। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत ही दुनिया में ऐसा देश है जहाँ के पंथ में, विचार में, संस्कृति में, प्रीति में, रीति में जिज्ञासा ही जिज्ञासा भरी हुई है। और ऋग्वेद दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ है, महाकाव्य है या कविता है, जो भी चाहे कह लें। ऋग्वेद में एक सूक्त है जहाँ कहते हैं कि तब न सत था न असत था, तब था क्या? न दिन थे न रात थी, समय भी नहीं था, तब था क्या? तो फिर उत्तर देता है ऋषि अपने आप स्वयं कि जो इस सृष्टि का अध्यक्ष है वो भी अपना आदि और अंत जानता है कि नहीं जानता, उसे भी शायद नहीं पता है कि कहाँ अथ है कहाँ इति है। तो ऋषि सवाल कर रहा है, सूचना नहीं दे रहा है। दुनिया के अन्य पंथों में सूचना देते हैं कि देखो ये भगवान है, तो ये भगवान ने इनको भेजा है, ये देवदूत हैं, और ये देवदूत जो बताएंगे वही अंतिम सत्य होगा, अल्टीमेट ट्रुथ होगा। ऋग्वेद का ऋषि कहता नहीं, उसको भी नहीं मालूम होगा अगर कोई है पीछे तो, अगर कोई है तो, हाँ, तो उसे भी नहीं पता होगा कि आदि अंत क्या है। ओके। तो ये जो अध्ययन आपने किया, इतने ऋग्वेद का, जितने तरह के वेद, दर्शन, सब कुछ आपने, गीता, सब कुछ पढ़ा, तो क्या आपको पता चला कि भगवान जैसा कोई है या नहीं है? बुद्ध से पूछा गया, उनके शिष्यानंद ने पूछा कि तथागत कृपया बताइए कि क्या ईश्वर होता है? तो बुद्ध मौन रहे। फिर पूछा कि तथागत बताइए क्या ईश्वर नहीं होता?
तो बुद्ध मौन हो गए। अब जब बुद्ध मौन हो गए तो मेरे जैसा कार्यकर्ता क्या बोलेगा? अब पॉलिटिक्स पर आते हैं कि आप जिला परिषद के सदस्य थे और 85 में जनसंघ ने आपको टिकट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो आप निर्दल क्यों चुनाव लड़े? जब आप पुराने संघी थे, पुराने जनसंघ के वर्कर थे, क्यों आप चुनाव लड़े? वो पार्टी के भीतर जिले में कलह थी, जिला स्तर पर। हम जिला स्तर के कार्यकर्ता थे, तो गुटबाजी होती ही है, स्वाभाविक रूप में सब जगह होती है। तो उस गुटबाजी में मेरा पक्ष जो था वो कमज़ोर पड़ा। मैंने राजधानी में शिकायत की, शिकायत नहीं सुनी गई। उस समय मुझे लगा कि जब शिकायत नहीं सुनी गई तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो मैंने कई जगह अपील की, तो हमारी अपील भी नहीं सुनी गई और मुझे कष्ट था। तो कष्ट निवारण के लिए मैं लड़ गया चुनाव। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी। और जब मैं कहता हूँ मेरे पास, तो ये तो हो गई व्यक्तिगत बात। इतना हमारा मित्र मंडली और परिचय वाले लोग थे, उनमें भी किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं थी। 85 में? 85 में। फिर प्रचार कैसे किया आपने? साइकिल से। साइकिल से इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र प्रचार किया? मतलब गाड़ी नहीं करी? ना, व्यवस्था नहीं थी। वो तो बीबीसी ने पूरा विवरण प्रसारित किया था उसमें। तो साइकिल से कैंपेन करके आप पहला चुनाव जीते? हाँ। और कई गांवों में, जहाँ जो दूर गांव हैं, जैसे पूर्वा क्षेत्र हमारा यहाँ जुड़ा है इससे, लखनऊ हवाई अड्डे के पास तक है। हाँ, मोहनलालगंज तक जुड़ा है। हाँ, तो यहाँ जो नदी किनारे गांव है, यहाँ मैं नहीं आया था पहले कभी। मैं तो उन्नाव शहर का पढ़ा हूँ। तो जब मैं उस गांव में पहुँचा, 4-5 लड़के हमारे साथ थे साइकिल से। तो गांव वालों ने दौड़ा लिया और कहा, यहाँ तो हृदय नारायण का वोट है, तुम्हारा वोट कहाँ से निकलेगा? अच्छा, वो सब जानते भी नहीं थे हृदय नारायण कौन है? चेहरा नहीं जानते थे। अच्छा। बस शेड्यूल कास्ट के लोग इतने सड़क पर आ गए थे जैसे कोई मेला लगा हो। चुनाव प्रचार के 15 दिन पहले शेड्यूल कास्ट के पूरे कोई ऐसा बचा नहीं होगा जो सड़क पर ना आया हो, जो जिंदाबाद न बोल रहे हो। तो ऐसा कौन सा काम आकर्षण था आप में जो एक तरीके से ये विधानसभा चुनाव आंदोलन बन गया? और 85 में तो लोग गाड़ियों से प्रचार करते थे, मैंने देखा 85 का चुनाव। और श्रीमती गांधी की हत्या, और उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो वैसे भी कांग्रेस की एक लहर थी। 84 में हत्या हुई थी, 85 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। तो ऐसा कौन सा आकर्षण था, क्या वजह थी कि लोग आपके प्रति इस तरह से आकर्षित थे? कमजोर वर्गों पर पुलिस का अत्याचार होता था, स्थानीय गुंडों का अत्याचार होता था और उनसे कोई नेता लड़ता नहीं था। और जो जातिगत गैर बराबरी है, इससे भी कोई संघर्ष नहीं करता था। तो संभवतः मैं अकेला था जो इस तरह का आंदोलन कर रहा था। तो लोगों ने मुझे प्रामाणिक माना और वो वर्ग मेरे साथ मैदान में आ गया, जिसके कारण हमारी बदनामी हो रही थी। अच्छा। और कई शेड्यूल कास्ट के बुजुर्गों ने मुझसे कहा कि आप ब्राह्मणों में वोट मांगने जाओ, हमारे यहाँ ना हो। और मैं भारी बहुमत जीता। तो बीजेपी उसके बाद फिर आपने ज्वाइन कर ली जीतने के बाद? मैं काफ़ी दिन बाद ज्वाइन की। अच्छा। जब मैं एमएलए होकर यहाँ लखनऊ आ गया तो मेरे लिए नया सब था। मैंने दारुसभा देखी तो मुझे लगा सब बिल्कुल मुफ्त में बिजली है, मुफ्त में पानी है, सब मुफ्त है। हमारी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि पूर्वा के लोग मुझे छोड़ने आए थे मोटरसाइकिल से। अच्छा, मोटरसाइकिल से वहाँ छोड़ने आए? तब भी गाड़ी छोड़ने कोई नहीं आया? गाड़ी किसी बात थी ही नहीं, तब गाड़ी नहीं थी पूर्व में। अच्छा। फोर व्हीलर नहीं था। तो हमारी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि अब तो पढ़ने का मौका मिल गया है, अब बिजली भी यहाँ मुफ्त में है। मैं बड़ा प्रसन्न था इस बात को लेकर के कि पढ़ाई हमारी पूरी हो जाए, क्योंकि पढ़ाई में मैंने बताया कि हमारी जिज्ञासा बड़ी भारी। तो धीरे धीरे यहाँ विधानसभा देखी, विधानसभा भीतर बोलने का मौका आया, मैं बोला। और उस सदन में नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुलायम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष थे।
मुझे दोनों का स्नेह प्राप्त था और पब्लिक के काम कराने में मुझे सफलता मिलती थी। फिर ज्ञानेंद्र शर्मा जी स्वतंत्र भारत की तरफ से विधानसभा में जाते थे। अच्छा। स्वतंत्र भारत एक समय बड़ा अखबार था यहाँ। हाँ। तो ज्ञानेंद्र जी ने, मैंने उनको परिचय दिया अपना, लॉबी में बैठे थे, प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा, हृदय नारायण तुम बोलते तो बहुत अच्छा हो, इसको लिख भी सकते हो कि नहीं? तो हमने कहा हम लिख देंगे। तो कहा अच्छा, जो आज गंगा अभियान पर हमारा भाषण हुआ था, पहला भाषण, हाँ, गंगा सफाई पर। अच्छा, 85 में भी गंगा सफाई पर बात हो रही थी? हो रही थी। तो उस पर भाषण हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसको लिख सकते हो। बड़ा बड़ा आनंद आया। मैंने लिख कर दे दिया, वो छप गया एडिट पेज पर। फिर मैं उनसे खुद कहने लगा कि आप बताइए क्या लिख दें। तो यहाँ भी लिखना शुरू हो गया स्वतंत्र भारत में। लेकिन वो जो जिज्ञासा थी कि अभी और जानना है, कहाँ सत्य है, कहाँ असत है, और ये ब्रह्म है तो क्या है, और ये मनुष्य का प्राण कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। और ये मज़ेदार बात यह है कि जो जिज्ञासाएं हमारे मन में थी, वो जिज्ञासाएं हमारे प्राचीन भारतीय वाङ्मय में भरी पूरी हैं। तो चूँकि दुनिया के अन्य पंथों मजमोहों का भी हमने ठीक से अध्ययन किया है, तो वहाँ पर तो सीधे बताते हैं कि देखो ये ईश्वर है, और ये ईश्वर बुरे को नष्ट कर देता है और अच्छाई को ही सम्मान देता है। और अच्छाई बुराई की परिभाषा भी वो बताते हैं कि जो ईमान लाता है पूरा पूरा वही अच्छा है, बाकी लोग ठीक नहीं हैं। तो मैं किसी संप्रदाय की आलोचना करना नहीं चाहता इस कार्यक्रम में, सुंदर कार्यक्रम है ये। तो यहाँ भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति की साधना का आनंद ये है कि यहाँ सब जगह प्रश्नों भरे पड़े हैं। और यजुर्वेद में तो प्रश्न को देवता कहा गया है। अच्छा। कहा गया है कि जो प्रश्न हैं वो सबसे बड़े देवता हैं, वह हमारे भीतर विराजमान हो तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो जिस देश की धरती पर, जिस देश के धर्म में, परंपरा में, संस्कृति में प्रश्न को ही देवता मान लिया गया हो, तो फिर ईश्वर को प्रश्नवाचक बनाने में चूक कहाँ है? ठीक दिशा में चल रहे हैं सब लोग जो ऐसा सोचते हैं। नहीं, लेकिन जो अभी आपने बात कही कि जो मन में आपकी जिज्ञासा थी कि मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, प्राण कहाँ से आता है, इतने अध्ययन के बाद इस सवाल का कोई जवाब मिला? ये ऐसे ही प्रश्न किए गए थे। एक उपनिषदों में सबसे मोटी और बड़ी उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। अच्छा। बृहदाकार है उसका, दर्शन शास्त्र है पूरा का पूरा, उत्तर वैदिक काल की लिखी मानी जाती है। एक वैदिक साहित्य का भाग है। तो उसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य की बातचीत है। गार्गी का बड़ा नाम चलता है। तो गार्गी पूछती ही इसी तरह सवाल। तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं ये धरती और आकाश ये कैसे बने। तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि पहले वह था अकेला। पूछा वह कौन? तो कहा उसका कोई नाम नहीं होता, नाम हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा, क्योंकि नाम उसी को होता है जिसका रूप और आकार होता है। जैसे देवकीनंदन नाम है आपका, हमारा हृदय नारायण नाम है। तो देवकीनंदन कहते ही आपका चेहरा आ जाता है। चेहरा ना हो तो कहा जाएगा कि हम भुलक्कड़ हो गए। हृदय नारायण कहते ही हमारा चेहरा आपके सामने आ जाता है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि रूप और नाम एक साथ जोड़ने से हर चीज़ छोटी हो जाती है। भगवान का नाम लिया तो रूप ध्यान में आना चाहिए, तो रूप नहीं आया। तो भगवान अगर है तो बड़ा होना चाहिए, छोटा तो नहीं हो सकता। फिर पूछा कि कैसे ये पूरी लीला दुनिया की चल कैसे रही। सबसे पहले सृष्टि के विकास में सबसे पहले क्या हुआ? तो उत्तर मिला कि पहले सबसे पहले आकाश था और इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। फिर आकाश के बाद वायु का विकास हुआ। फिर वायु और आकाश दोनों ने मिलकर के अग्नि का विकास किया।
फिर अग्नि के बाद विकास हुआ जल का। तो ये 5 तत्व हैं, ये इन्हीं 5 से ये धरती के गोचर प्रपंच चला करते हैं। तो इनमें से किसी एक का प्रश्न का उत्तर सीधे देना बड़ा कठिन काम है, और कठोपनिषद बड़ी प्राचीन उपनिषद मानी जाती है। तो उसमें एक सीधा सा मंत्र है, नायनात्मा प्रवचन लभ्यो। आत्म तत्व को प्रवचन से नहीं जाना जा सकता। नायनात्मा प्रवचन लभ्यो, तो क्या महसूस करने से जाना जा सकता है? यही बात। लेकिन महसूस करते समय अगर रूप और नाम रहेगा तो बात नहीं चलेगी। आप आंख बंद करके श्री कृष्ण का ध्यान करें, या आंख बंद करके जिसको देवता मानते हैं उसका ध्यान करें, तो फर्क क्या पड़ा? केवल आंखें बंद की। अब उसका चित्र पहले से आपके दिमाग में घूम रहा है, पहले से घूम रहा है, तो वही दिख जाएगा। वही दिख जाएगा। फिर क्या करें? शंकराचार्य ने अपने एक प्रवचन में कहा है कि आप कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल ज्ञान से ही सब कुछ प्राप्त होने वाला है। और ज्ञान का परिणाम मुक्ति है, और मुक्ति का जो विकास हुआ है वो हुआ जीवन से। तो जीवन के बाद मुक्ति पक्की है, लेकिन ज्ञान मिल जाए तो। और नहीं तो भारत पुनर्जन्म मानता है। शंकराचार्य भी मानते थे, सारे हमारे पुरखे पुनर्जन्म मानते थे। होता कि नहीं होता, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांचने की आवश्यकता है। जन्म कुंडली तो बताती है कि होता है, और हमारी इस देश की धरती की आस्था भी है कि होता है। लेकिन हमारे देश की धरती की आस्था इस बात में भी है कि लगातार जांचते रहना चाहिए कि होता कि नहीं होता। भले उसका नतीजा कोई निकले या ना निकले। ओशो भी इसी तरह की बात करते थे कि ओशो ने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताब उन्होंने लिखा तो नहीं, ज़्यादा केवल बोला, प्रवचन किया। बोला। और ओशो भी यही बात करते थे कि ईश्वर को जानो। तो वही बात आप भी कर रहे हैं, महसूस करो। हाँ, ओशो की एक विशेष धारा की पढ़ाई थी, और वो कुशल वक्ता थे। उनकी पढ़ाई साइकोलॉजी की और इंडियन फिलॉसफी की ज़्यादा थी। और जो फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी है, उसमें 6 धाराएं हैं मुख्य भारतीय दर्शन की। सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है, और वेदांत है, और उत्तर मीमांसा है। ऐसे 6 दर्शन हैं। तो उन 6 दर्शनों का ज्ञान उनको था। और आपने पूछी थी, ओशो का नाम ले ही लिया है, तो ओशो को बहुत लोग जानते पहचानते हैं सुनकर। ओशो देश के और दुनिया के चर्चित व्यक्तियों में से एक हैं। तो ओशो को अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भारतीय वांग्मय को गवाही के रूप में खड़ा करते हैं। बात उनकी अपनी होती है, और उसी से सृजन होता है, उसी से ध्वंस होता है, उसी से व्यक्ति पराक्रमी बनता है, उसी से व्यक्ति योग्य बनता है, उसी से विद्वान बनता है। तो जितने आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटीज हैं, उनके उस पॉइंट की जांच करनी चाहिए। और जहाँ कहीं दूसरी बात कहनी होती है, वहाँ फिर कह देते हैं कि वो तो 2 कौड़ी का आदमी था। एक जगह कहेंगे कि महाभारत में ये लिखा है, बहुत बहुत सुंदर श्लोक है। फिर दूसरी जगह कहेंगे नहीं, महाभारत में तो सब बकवास है भरा हुआ। तो खैर, उनका एक अपना स्टाइल था कहने का। और दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे वो, आचार्य। भारतीय दर्शन और साइकोलॉजी में सिगमंड फ्राइड, एडलर जंग, ये साइकोलॉजी के बड़े नाम हैं। तो फ्राइड का कहना था कि जितनी दुनिया के मेधावी हैं, वो सबके सब कहीं न कहीं यौन केंद्र पर दुर्बल हैं। ये फ्राइड के साइकोएनालिसिस महाग्रंथ है, उनका बहुत बड़ा। तो उन्होंने बताया है कि शरीर के भीतर एक पॉइंट है, लिबिडो, कामेक्षा, काम भावना।
और उसी से सृजन होता है, उसी से ध्वंस होता है, उसी से व्यक्ति पराक्रमी बनता है, उसी से व्यक्ति योग्य बनता है, उसी से विद्वान बनता है। तो जितने आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटीज हैं उनके उस पॉइंट की जांच करनी चाहिए। वो क्यों? प्रतिभा का केंद्र वही बताया, कामेच्छा। हाँ, ओशो ने भी शायद ये बात कही। हाँ, वो वहीं तो ड्रा करते हैं। हाँ, असल में जब मैं एमए में पढ़ता था, हाँ, तो हमारे एक क्लास फेलो, उनके पिताजी मुंबई में थे और वो ओशो के भक्त थे उनके पिताजी। ओशो उन दिनों न शुरू अपना उनका अभियान शुरू हुआ था, लेकिन नाम बड़ी जल्दी फैल रहा था। हम लोग उन्नाव में डिग्री कॉलेज में उनके नाम की चर्चा होती थी, लेकिन पढ़ा नहीं था हम लोगों ने उस तो वो लौटे बम्बई से अपने गांव, तो हमारे मित्र के पिता थे, तो हम भी उनको रिसीव करने चले गए रेलवे स्टेशन पर। तो उन्होंने झोला हमको पकड़ा दिया, उस झोले में वो सब किताबें थी। तो हमको लगा कि इनको जब घर में छोड़ने जाएंगे तो इनके घर से एक आधी किताब मांग लाएंगे। तो पढ़ा हमने, जो कि त्यों धर दीनी चदरिया पहली किताब थी। तो बहुत अच्छी लगी हमको, लगा कि जादू हो गया। तो पढ़ते चले गए, लगातार पढ़ते चले गए, और फिर उनका बड़ा नाम चला, फिर कैसेट भी सुनने को मिले। फिर मेरे मन में ये बात आई जो हमेशा आती है, अब भी आती है, कि ओशो अगर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और हमको भी अच्छे लगते हैं, तो इनके अंदर क्वालिटी क्या है जो हमको प्रभावित करती है। तो मैंने उनके द्वारा पढ़ी गई किताबों की सूची इकट्ठा की, जो आपने पढ़ी थी, जो उन्होंने पढ़ी थी। अच्छा, ओके। जैसे आप हृदय नारायण दीक्षित को जानना चाहते हैं ठीक से, तो हम तो, आप तो परिवारी हैं, अलग बात है, लेकिन अगर परिवारी ना होते और आप मेरे नाम को लेकर किसी दिशा में सोच रहे होते, तो आप ये जरूर पता लगाते कि इन्होंने क्या पढ़ा है। जो ज्ञान बघार रहे हैं इन्होंने पढ़ा क्या क्या है। तो ऐसे ओशो के बारे में मेरे दिमाग में आया कि ये क्या क्या पढ़कर लौटे हैं। तो मुख्य रूप से उपनिषदों की तारीफ करते हैं। हाँ, उपनिषदों की तारीफ करते हैं, गीता, रामायण, सबकी बात करते हैं वो। हाँ, और दुनिया में जितने भी इस तरह के फिलासफर रहे हैं, विचारक रहे हैं, सबकी किताबें उन्होंने पढ़ी। वो किताबें पढ़ी हमने, और अपना वाला पढ़ ही रहे थे हम। तब मुझे लगा कि कई जगह इन्होंने भारी चूक की है, और इतिहास को लेकर के तो उनसे बहुत गलतियां हुई बोलने में। अच्छा, बहुत निर्ममता से हमने उनको पढ़ा है ओशो को। तो ये जो आप जब जिला पंचायत के सदस्य रहे, फिर उसके बाद विधायक हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने आपके जो लेखन की शैली थी, इसको देख करके आपको प्रवक्ता बनाया क्या? ये बात तो ठीक उत्तर वही लोग दे पाएंगे, क्योंकि मैं अगर ये कहूँ कि पढ़ाई लिखाई देख के बनाया, योग्यता देख के, क्योंकि सबसे लंबे समय तक प्रवक्ता आप रहे। हाँ, रहे, मुझे लगता है करीब 20 साल के आसपास। हाँ, काफ़ी लंबा समय रहा। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी से जो ये आपका लगाव हुआ, आप 77 में जेल भी गए थे। हाँ, जो 75 में जब इमरजेंसी लगी थी, तो उसमें आप जेल भी गए थे। हाँ, तो क्यों जेल गए? क्यों आपको लगता था कि नहीं, हमको आंदोलन करना चाहिए? क्योंकि वो जेपी का आंदोलन था और एक तरीके से संघ उसको पुशअप कर रहा था। मैं इमरजेंसी में जेल गया नहीं था। मेरे ऊपर एफआईआर लिखाई गई थी, और एफआईआर लिखाकर मेरी गिरफ्तारी के लिए पुलिस खोजने लगी थी हमको। उसके पहले हमने आंदोलन तमाम किए हैं। तो जिले में हमारी छवि एक आंदोलनकारी नेता की थी, और ऐसी कि पुलिस इनको वॉच करे, हमारी जांचें होती थी, हमारा कहीं भाषण होता था। तो मैं किसी पद पर नहीं था, जिला परिषद में भी नहीं था, तो बहुत पुलिस लगती थी, आग बुझाने वाली मशीन लगती थी, और ये मेरे बारे में था कि ये विद्रोही हैं, क्रांतिकारी हैं, उसमें जो कुछ जातियां हैं ऊपर वाली, वो भी सहयोग करती थी कि नहीं, ये तो ठीक आदमी नहीं है। तो जैसे ही इमरजेंसी लागू हुई 25 जून को,
तो 2-3 दिन के भीतर ही हमारे मोरवा थाना में रिपोर्ट दर्ज हो गई हमारे खिलाफ। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में ये लिखा गया कि ये मुलजिम हृदय नारायण सभा कर रहा था और उस सभा के दौरान मैं थाना अध्यक्ष उधर से गुजर रहा था, तो मैंने इनको मना किया, नहीं माने, और ये भाषण दे रहे थे कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाए, चल के दिल्ली से सब लोग दिल्ली चलो और इंदिरा गांधी की हत्या कर दो। ये मुकदमा था और उसमें हमको गिरफ्तार किया गया था। और जब गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तो जमानत अप्लाई हुई, तो 2 वकील हमारे मित्र थे, उन्होंने वकालतनामा दाखिल किया। तो डीएमएसपी ने उनको भी जेल भेज दिया और वकीलों की बैठक बुलाई डीएम ने और कहा हृदय नारायण को जानते हो कि वो कुख्यात नेता हैं, तो उनकी जमानत कोई नहीं कराएगा। तो जब ये पता लगा तो फिर हमने वहीं से कानून की किताबें मंगाई जेल के भीतर, और मैंने कोर्ट से कहा कि हम अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे, वो शासन हमको वकील नहीं दे रहा है। तो हमने अपना मुकदमा बहस की और केस ख़त्म हो गया। करीब 10 महीने बाद 10 महीने जेल में रहने के बाद केस ख़त्म हो गया। तो मैं गेट से निकल रहा था, तो वही जेल के गेटे पर फिर पकड़ लिया गया मुझे। 10 महीने बाद फिर पकड़ लिया गया? हाँ। मतलब वही 5 मिनट मानिए कि जेल से निकले, गाड़ी में उन्होंने बैठाया, गाड़ी हमारी दूर लगी थी, उन्होंने पुलिस की गाड़ी लगा रखी थी जेल के गेट के ऊपर। तो जैसे हम निकले वैसे हमको दबोच लिया गया और फिर दोबारा मीसा लगा दिया गया। मतलब इतना खतरा था आपसे? हाँ। फिर जब ये रिजल्ट आ गया ना, कांग्रेस सभी पूरा उत्तर प्रदेश सीटें हार गई, इंदिरा गांधी जी हार गई, तो उस रात घोषणा हुई कि सवेरे छोड़ा जाएगा, सवेरे छूटे। मतलब चुनाव के रिजल्ट आने के बाद? हाँ, चुनाव का रिजल्ट आया है रात के 3 बजे, गिनती चल रही होगी। तो ये तो एक किस्सा है जो हमने कई अखबारों में लिखा, आपकी बार कई अखबारों में छपा भी था, उसमें बहुत छपा, कई मैगजीन्स में छपा था। जिस रात गिनती हो रही थी वोटों की, तो हम लोग तो जेल में बंद थे, तो बड़े उत्साहित थे कि गिनती क्या, जिज्ञासा बहुत गहरी थी। तो हमने एक वो ट्रांजिस्टर छोटा वाला मंगा रखा था जेल में, तो कमर ओढ़े में उसी ट्रांजिस्टर को भीतर लिए न्यूज़ सुन रहा था। अलाउ था ट्रांजिस्टर? नहीं, अलाउ नहीं था। अच्छा, चुपके से आपने मंगा लिया? हाँ। तो जेलर आया और उसने डंडा, खिड़की लगी रहती है ना, खिड़की में सरिया लगी रहती, उसमें डंडा फटकारा और कहा कौन बजा रहा ट्रांजिस्टर, और फिर झाँका और कहा अच्छा हृदय नारायण नेताजी बजा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ट्रांजिस्टर तो हमने नहीं सुना, कहीं हमने सुना। बहस हो गई। तो उन्होंने कहा दोबारा अगर हमने सुना तो मैं डंडा कर दूंगा। उन्होंने कहा, तो चले गए। मैं फिर सुनने लगा। फिर वो आए, तो हमने कहा भाई तुमको अगर यही लग रहा है कि हमारे पास ट्रांजिस्टर है तो बैरक खोलो। बैरक रात में जब बंद हो जाती है तो शाम को तो खुलती नहीं, नियम। अच्छा, ये नियम है। अच्छा। फिर बीच में खुला, रात में नहीं खुलती है। हाँ, कि बवाल हो जाएगा, कोई दूसरी घटना हो जाए, सवेरे खुलती। हमने कहा सवेरे मिलना फिर। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा नाम नोट कर लिए हैं, तुमसे निपटेंगे। जेलर ने कहा, और आधा घंटे बाद फिर आया वो। तो हमने कहा अब क्या हुआ? मैं खिड़की के पास बैठा था,
तो कह रहे पंडित जी बधाई आपको, अब तो आप कल सवेरे छूट रहे हैं और आपकी सरकार बनने जा रही। तो हमने कहा 5 मिनट में अबे से मान्यवर मैं हो गया।